विद्यार्थी मित्रों, हम लोग दो बैलों की कथा में वो पाठ पढ़े थे। तो उसके आगे का उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से झूरी के दो बैल हीरा और मोती दोनों एक दूसरे से मित्रता की भाव रखते थे। फिर जब उस झूरी ने अपने साले गया को दे दिया तो दोनों को कितना दुख हुआ, वो जो सारी बातें। फिर उसके बाद जब गया लेकर के अपने घर जाने लगा तो उसको उसको घर ले जाने में दोनों बैलों को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी। ये सारी बातें हम लोगों ने आगे पढ़ा था। उसके बाद अब हम लोग आगे का पाठ पढ़ेंगे। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा डाल दिया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भौरे की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों ने उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। यानी कि रात के समय उन्हें भूसा, सूखा भूसा डालकर सब लोग अपने घर में भोजन करने लगे। तो एक छोटी लड़की आई और उसके मुंह में एक एक रोटी देकर चली गई। यह प्रतिदिन का उसका नियम बन गया था। दोनों दिन भर जोते जाते और डंडे खाते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही लड़की 2 रोटियां खिला देती थी। तो दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद को वह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध को सींग पर उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है और इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी तो मालकिन को क्यों न फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर उन्होंने हमारे समाज में औरतों के स्थान के बारे में, जिस तरीके से औरत को एक मनुष्य लोग सोचते हैं कि औरत जात पे हाथ नहीं उठाते, उनका आदर करते हैं, इस तरीके की आदर की भावना उन बैलों ने भी यहाँ पर जताई है कि औरत जात पर सींग चलाना मना है। यह भूले जाते हो, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ा कर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियाँ चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उसके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल यह इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों ने एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ दें? यहाँ पर बैलों को एक मानव के रूप में सोचते हुए बताया, प्रेमचंद ने बताया है कि किस तरीके से अगर मनुष्य अपनी मनुष्यता छोड़ करके बैलों को मार पीट रहे हैं, तो फिर भी बैलों में इतनी मानवता है कि वो कह रहे हैं कि वो अपना धर्म छोड़ दिया तो क्या हुआ, हम अपना धर्म क्यों छोड़ें।
दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे और रह रहकर आहट ले लेते कि कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। हीरा और मोती को जब लड़कियों ने रस्सी से खोल दिया तो फिर वो अपने गांव की ओर भागने लगे। गया पीछे पीछे भाग रहा था, लेकिन वो उसकी पकड़ में नहीं आया। तो फिर गया वापस आया और उन लोगों को, गांव वालों को बुलाने के लिए। तभी उन लोगों को मौका मिल गया और वो ज़्यादा दूर भाग गए। रास्ते में उन्हें नए नए गांव और खेत मिलने लगे। भूख से दोनों व्याकुल थे और एक खेत में जी भरकर मटर खाए और फिर दोनों वहाँ पर कुलेल करने लगे। आगे, अरे यह क्या, कोई सांड डौंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुँचा। दोनों मित्र बगले झाँक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उसे भिड़ जाना, जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ हूँ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है और जो दौड़ाए फिर उस कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रंगेता हूँ, तुम पीछे से रंगे दो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल में आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। जब सांड ने हीरा और मोती पर हमला किया तो हीरा ने उसे रगेदा। सांड ने जब हीरा का अंत करने के लिए किया तो मोती उसके पेट में सींग घुसेड़ दिया। इस तरीके से दोनों दोस्त मिल करके उस सांड को वहाँ से भगाए। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियाँ लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद किए गए। मतलब यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों की जब हीरा और मोती दोनों मटर के खेत में घुस करके खाने लगे तो उस समय हीरा किनारे खेत के किनारे ही खड़ा रहा और मोती सींचे हुए खेत में था। वह भाग न सका तो फिर हीरा भी लौट आया और दोनों पकड़े गए और दोनों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी न मिला। समझ ही में न आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया।
तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मतलब कांजी हाउस में दोनों को बंद कर दिया गया, तो वहाँ पर और भी जानवर थे, जैसे घोड़े, बकरियाँ, गधे, तो उन सबको वहाँ पर चारा नहीं दिया गया, जिससे हीरा और मोती को तो भूख लगा था, तो उन्होंने वहाँ की दीवारों को चाट चाट कर अपने भूख को शांत करना चाहा, लेकिन फिर भी उनका भूख शांत नहीं हुआ। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। उसने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और वह हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लाटें लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जडपन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी में बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितनी भी बंधन पड़ते जाए। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात के ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लगाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थीं। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होता है। मतलब 1 सप्ताह तक दोनों बिना चारे के वहीं पड़े रहे, तो वे बहुत कमज़ोर हो गए थे। और जब वहाँ पर डुग्गी बची यानी उनकी नीलामी होने लगी, तो वहाँ पे लोग आए और देखे कि वो तो मरियल जैसे थे। तो उन लोगों ने कहा कि ऐसे मरे हुए बैलों को कौन खरीदेगा। तभी सहसा एक दढ़ियल आदमी, उसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर,
आया और दोनों मित्रों को के कुल्हे में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर में से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा से के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। मतलब हीरा और मोती ने समझ लिया कि अब उनको कसाई के हाथों बेच दिया जाएगा। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, तो क्या अब न बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दढ़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते जाते थे क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद में बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े हुए कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उसकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपनी ही हार आ गई। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। नीलामी के बाद कसाई ने दोनों बैलों को खरीदा और उसको मारपीट कर लेकर के गया। थोड़ी सी भी चाल कम होने पर उसे डंडे से मारता। राह में गाय बैलों को हरे हरे खेतों में चरता देखकर उन्हें अपने भाग्य पर रोना आ रहा था। सहसा हीरा मोती को वह रास्ता परिचित सा लगा। गया उसी रास्ते ले गया था। वही खेत बाग गांव उन्हें मिलने लगे, तो उनकी ये अपना परिचित रास्ता देख करके उनकी थकान और दुर्बलता गायब हो उठी। उन्हें अपना खेत और कुआं पहचान में आ गया, जिसकी वजह से उनके अंदर फुर्ती आ गई। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दढ़ियल भी पीछे पीछे दौड़ चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दढ़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाना से नीलाम लिए आ रहा हूँ। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? थाना जाकर रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दढ़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दढ़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दढ़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दढ़ियल का रास्ता देख रहा था। दढ़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दढ़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब न आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊंगा, पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली भूसा चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहलाता रहा और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों को माथे चूम लिए। मतलब विद्यार्थी मित्रों,
हीरा मोती जब अपने घर पे वहाँ पे वापस आ गए तो जूरी ने उन्हें बारी बारी से गले लगा लिया और फिर उनको अच्छे अच्छे खाने को दिया। थोड़ी देर में दोनों के नादों में खली भूसा ये सब डाला गया और उसकी बीबी जो थी जूरी की बीबी, उसने भी अब अपना स्नेह उन बैलों के ऊपर जताया। इस प्रकार हमारा ये 2 बैलों की कथा का पाठ समाप्त होता है। हम पाठ अब आपको आगे कुछ शब्दार्थ और मुहावरे देंगे जिसको कि आपको अपनी नोट में लिख लेना है।